हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। आज से हम लोग क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी का क्रैश कोर्स चालू करने वाले हैं। इसमें इतना मस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई महा वीवीआई क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं। और है क्या कि इसमें खास बात है कि क्वेश्चन यानी प्रश्न वही पढ़ाया जाएगा जो बोर्ड ऑफिस में आएगा, यानी बोर्ड में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। एक चैप्टर से ही शुरू होगा। ये क्रैश कोर्स आपका 90 दिन बचा हुआ है और 90 दिन में स्काई मिशन बोर्ड के साथ जुड़िए और अपना सफलता एकदम सुनिश्चित यानी निश्चित कर लीजिए और आप सफल हो जाइए। चलिए आज से आप लोग का क्लास चालू रहा क्रैश कोर्स का। चलिए देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। क्या है बाबू? जीवों में जनन। ध्यान से देखेंगे, जीवों में जनन। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका जीवों में जनन। ध्यान से देखेंगे, यानी जीवों में जनन है आपका। सबसे पहले देखेंगे कि जीवों में जनन क्या है, यानी जीव क्या होता है, इसमें जनन क्या होता है। अब मैं तो जानिए रहे हैं, जीव मतलब सभी जाति में जीव होता है। हर जीव के में क्या होता है, एक जनन होता है, जनन का प्रोसेस होता है। जनन का मतलब यानी अपने जैसा हूबहू संतान को पैदा करना ही जनन कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा। हूबहू सेम यानी शकल सेम मिल जाए, यानी हाथ पैर सब हो जाए, उसी को हम जनन कहते हैं। चीज को याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का चैप्टर ही चालू होता है कि जीवन अवधि किसे कहते हैं या क्या है जीवन अवधि। देख लीजिए बाबू, जीवन अवधि यानी सबसे पहले यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ स्पेन। क्या बोलेंगे बाबू? लाइफ स्पेन। क्या होता है? देखिए, अगर कोई मानव होता है, ध्यान से देखेंगे, यानी कोई मानव है, ध्यान से देख लेंगे, यानी यह क्या है, कोई मानव है, यानी हाथ है, ये मान लीजिए ये भी हाथ है। ये इसका जन्म से लेकर के इसकी प्राकृतिक मृत्यु होता है। क्या होता है बाबू? मृत्यु। याद रखिएगा, इसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगा ना, यानी मर जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यही बीच के अवधि को क्या कहेंगे? जीवन काल कहेंगे। यानी बीच के अवधि को, यहां से देखिए, ये बीच के अवधि होता है ना, इसको हम जीवन काल कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवन काल। तो इसका डिफिनेशन लिखें बाबू, ध्यान से देखेंगे। किसी, यहाँ ध्यान से देखें, किसी जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु। बाबू, प्राकृतिक मृत्यु कहने का मतलब हुआ यानी खुद से मर जाए, यानी बचपन से सियान हुआ, बुढ़ा गया, बुढ़ाने के बाद मर जाता है, उसको हम प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक मृत्यु। यानी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, यानी समय मतलब जाने हैं, समय को, जीवन काल को ही जीवन अवधि कहा जाता है। या तो आप जीवन काल कहिए, नहीं तो जीवन अवधि कहिए। सबका जीवन अवधि जो अलग अलग होता है। मानव का भी अलग है। मनुष्य जो है उसका मैक्सिमम जो है ना 100 वर्ष था। अब जो है एवरेज जो है, अब जो है मैक्सिमम 60 वर्ष हो गया है, 100 वर्ष इस तरह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा और समझ में भी आएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, सभी जीव का क्या है, आपका जीवन अवधि दिया गया है। हम आपको एक एक करके हम आपको सबके जीवन और जीवन अवधि हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से, यानी गुलाब, गुलाब का जीवन अवधि क्या है पता है आप लोगों को? तो बता सकते हैं क्या है? चलिए 10 वर्ष। यानी गुलाब का बाबू एनसीईआरटी अकॉर्डिंग से 10 वर्ष। क्या है बाबू? 10 वर्ष। क्या? 10 वर्ष। देखेंगे ये जो है गुलाब का जो है जीवन अवधि 10 वर्ष है। हर इंसान का होता है इसी तरह से। पेड़ पौधा गुलाब, गुलाब देखते हैं, ये देखिए ये गुलाब है, ये प्यार मोहब्बत का प्रतीक है। आजकल जो है ना नवयुवक सब जो है, ये जो है इसमें ढल गया है, ले लेगा फुलवा के, कहेगा आई लव यू मेरी जान। अरे ये सब बेहुदा, सब एकदम बकवास करता है। ये जो है ये सब बकवास है। याद रखिएगा बाबू, लाइफ में आप जब तभी सफल हो जाइएगा जब तितली का साथ छोड़ दीजिएगा। आप सबसे ज्यादा बाज बनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना ऊंचा उड़ोगे उतना ही तुम्हारा नाम होगा। इस चीज के याद रखिएगा बाबू। इसलिए याद रखिएगा गुलाब का जो है इसका आयु कितना है? 10 वर्ष। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है? हाथी। हाथी का देखिए, हाथी देखिए, हाथी कितना विशाल जानवर है। आपको लगता होगा कि इतना बड़ा जानवर है तो ये बहुत ज्यादा साल जीता है। बाबू ऐसा कोई नहीं होता है। शरीर के आकार पर नहीं दिया जाता है। शरीर के आकार पर देखिए, कौवा एक पौज मान लीजिए, छोटा सा कौवा है, उससे भी छोटा क्या? तोता है। कौवा का जीवन अवधि 12 वर्ष है, सॉरी 15 वर्ष है, और तोता का 140 वर्ष है। अब सोच करके देखिए कितना धरती और आसमान का फर्क है। छोटा जीव का ज्यादा है और बड़ा जीव का थोड़ा कम है। इसलिए ज्यादा डबल देख करके हम लोग उस तरह से मानेंगे नहीं। देखिए हाथी का बाबू कितना है पता है आप लोगों को? चलिए 60 से 75। देखिए 60 से 75 है, याद रखिएगा।
बाबू 60 से 75 ये वर्ष है आपका। फिर देखिए कुत्ता का, कुत्ता तो देख रहे हैं, कुत्ता भी बहुत भयानक जानवर है ना। चलिए कुत्ता, कुत्ता के काटने से जानते हैं रेबीज बीमारी होता है, इसलिए कुत्ता से थोड़ा सा बच के रहेंगे हम लोग। चलिए इसका उम्र, इसका लगभग कितना है, 25 वर्ष। देखिएगा 25 से 26 भी, कोई कोई किताब में 26 भी दिया जाता है बाबू, ध्यान रखिएगा। 25 वर्ष सही है, कोई कोई किताब में 26 वर्ष भी दे देता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए तितली का आप देख लीजिए, 1 से 2 हफ्ते दिया गया है। तितली का कितना दिया गया है, 1 से 2 हफ्ते। देखिए कौआ, हमने क्या बताया, कौआ, कौआ का कितना वर्ष है, 15 वर्ष। ये देखिए कितना छोटा है कौआ। आज देखिए हाथी कितना है, यानी 60 से 75 वर्ष है। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं, यहाँ देखेंगे आगे की ओर, इसमें क्या है, अगला देखते हैं, कुछ है और है कुछ। देखिए पीछे होगा, कल उस दिन लिखाए होंगे उसमें। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है कि तोता, तोता आप देख लेंगे, तोता कितना अच्छा है। तोता जिसको हम लोग तोता बोलते हैं, देहाती में मैना भी बोलता है, और इस तरह से तो कहावत सुने होंगे कि देखिए, देखिए तो तोता क्या है, आप सुने होंगे कि कबूतर के जगह पर तोता, तो कहावत सुने हैं, तोता का वर्ष कितना होता है, 100 कितना, 140 वर्ष है। कितना है, 140 वर्ष। यानी कहावत है ना, जा तोता जा, पहली प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को देकर आ। जा तोता जा, पहली प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को देकर आ। ये पता होना चाहिए, ये तोता है। तोता है ना, वो गाना निकला था, तोता तोता, गजब गाना निकला था भोजपुरी में, बहुत अच्छा गाना था। चलिए तो देखिए इसका वर्ष कितना है बाबू, यानी 40 वर्ष। कितना है, 140 वर्ष, याद रखेंगे कितना वर्ष है, 140 वर्ष। अब गाय के देखेंगे, गाय है, गाय हमारी माता है, आपको पता है। और गाय की कितना वर्ष है, पता होना चाहिए, कितना वर्ष है, 25, यानी 25 वर्ष। कोई कोई किताब में बाबू 26 वर्ष भी दिया गया है। क्या दिया गया है, 26 वर्ष भी दिया गया है। इस चीज को याद रखेंगे। केला के पेड़ के पता होना चाहिए, देखिए कितना है, 3 से 4 वर्ष, याद रखिएगा, 3 से 4 वर्ष, याद रखिएगा बाबू। ये सब जो है ना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, याद रखेंगे। क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इस तरह से देखिए, अब देखिए मगरमच्छ का आपका कितना दिया गया है बाबू, 60 वर्ष। मगरमच्छ देखिए, मगरमच्छ जो पानी में रहता है, इसका कितना वर्ष दिया गया है, 60 वर्ष। घोड़ा के देखेंगे, घोड़ा कितने वर्ष है, 50 वर्ष, याद रखेंगे, 50 वर्ष। क्या है बाबू, 50 वर्ष, याद रखेंगे बाबू। घोड़ा का जो है जीवन काल होता है 50 वर्ष। ये देखिए फलमक्खी, फलमक्खी आप में होगा, देखेंगे फलमक्खी के कितना होता है, 30 दिन। देखिए फलमक्खी जो है ना, इसका जो है आपका 30 दिन होता है। कितना होता है, 30 दिन, याद रखेंगे बाबू, दिन, 30 दिन। इसका फलमक्खी जो होता है ना, इसका जो है जीवन काल 30 दिन होता है। कितने दिन होते हैं, 30 दिन। और देखेंगे, और इससे आगे और है, देखेंगे ध्यान से। और इसके आगे देखिए सबका जीवन, ये जो है कुछ जीव ऐसे हैं, इसका अनुमानित जीवन अवधि है, याद रखिएगा बाबू। एक प्रोज, यानी ये जो है अनुमानित इसका जीवन अवधि है। चलिए देखिए इसका अगला के जीवन अवधि देखते हैं। ये आप जानते हैं धान के पेड़ है, किसका पेड़ है, धान के। तो धान के भी आपको पता होना चाहिए। कछुआ के देखिए, कछुआ कितना है, 100 कितना, 100 से 150 वर्ष। कछुआ के कितना है, 1 से 150 वर्ष तक कछुआ का जीवन अवधि होता है। बरगद के तो आपको पता होगा, 200 वर्ष से 300 वर्ष होता है। क्या होता है, 300 वर्ष, याद रखिएगा, कितना होता है, 300 वर्ष। आपको धान के होगा, पता होगा कितना, 4 से 5 माह, यानी 4 से 5 माह होगा इसका। माह मतलब महीना, आप लोग तो रोपते हैं तो पता ही होगा। वर्ष, यानी देखिए 4 से 5 वर्ष, सॉरी वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर माह मतलब महीना होता है बाबू। वर्ष लिखते उतना दिन कहाँ से होगा, देखिए महीना। ये जो है आपसे 4 से 5 महीना का होता है। क्योंकि हम लोग क्या है, थोड़ा दिन पहले हम लोग क्या धान काटे थे, और देखते हैं, और यही बात है, ये सब का जो है जीवन अवधि याद रखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से। किसका अकॉर्डिंग से है, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जीवन अवधि, हमने आपको बताया जीवन काल बताया, अब जीवन अवधि देखिए, आपको ये पता है कि जीवन अवधि क्या है। अब उसके साथ साथ क्या है, जीवन अवधि आपको हम बता दिए थे क्या है, ऐसे। फिर देखिए इसका डबल डिफिनेशन भी आपको दिया गया है। देखिए यही बात है
किसी जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के समय जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। दूसरा आपके सामने डिफिनेशन है, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के समय उसी को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। बाबू दोनों सेम है डिफिनेशन। अब देखिए अधिकतम जीवन अवधि यानी मैक्सिमम लाइफ स्पेन, यानी मैक्सिमम लाइफ स्पेन क्या कहता है, किसी भी प्रजाति के जीवों के द्वारा अधिकतम आयु जीवित रहा हो उसे अधिकतम जीवन अवधि कहते हैं। कहने का मतलब बाबू ध्यान से देखेंगे कि कोई प्रजाति के जो होता है उस वो कितना दिन जिया है उसी को क्या कहा जाता है, मैक्सिमम जीवन स्पेन। याद रखिएगा मैक्सिमम लाइफ जीवन स्पेन, यानी कहने का मतलब है बाबू देखिए एक महिला थी जो मनुष्य की बात कर रहे हैं, एक महिला जो मानव द्वारा अधिकतम जीवन जो है 100, ध्यान से देखेंगे 122 वर्ष, 122 वर्ष, ध्यान से देखिए 164 दिन, याद रखिएगा 164 दिन जीवित रहा गया है। यह जो है कहाँ के महिला, ध्यान से देखेंगे कि मानव द्वारा जो है 122 वर्ष 164 दिन जीवित रहा गया है। जो जापानी महिला है, क्या है, जापानी औरतें कहिए या महिला कहिए, यानी जापानी महिला है। और ये क्या है, इस महिला का नाम था जीन कैलेमेट। क्या है बाबू, जीन कैलेमेट। ये इसका जो है इसका मैक्सिमम आयु हुआ क्योंकि ये इतना दिन जी, क्या की, इतना दिन ये जीने का कार्य किया, ये जी थी, यानी 122 वर्ष। समझ रहे बाबू, अब के आदमी तो 50 साल में टे बोल जाता है। अब के लड़का से जन्म लेता है वो क्या करता है कि गरियाबा नहीं सीख लेता, करेगा स्लेटर धरेगा ऐठेगा, जैसे हल्का कान में हवा लगा और कलश जीतेगा और स्पीड करेगा और जाकर के ठोक देगा। राम नाम सत्य है, कहानी उसका गत है। इसलिए बाबू हम अभी भी कहते हैं आपको कि आराम से गाड़ी जब चलाइए ना, बहुत आराम से धीमी गति से चलाइए ताकि अगला को नुकसान ना हो, आपका भी सेफ रहे, और हेलमेट तो लगाकर ही चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यानी यही है, एक तो हम लोग जान गए कि अधिकतम जीवन अवधि तो जान गए, यानी मैक्सिमम लाइफ स्पेन। चलिए इसी में हम लोग क्या करते हैं कि एक ठो और है, देखिए क्या है से, एक ठो और है आपके सामने, देखेंगे कि औसत जीवन अवधि यानी एवरेज लाइफ स्पेन। एवरेज लाइफ स्पेन बाबू ध्यान से देखिए, किसी भी प्रजाति के जनसंख्या द्वारा जीवित आयु यानी आयु औरत औसत जीवन अवधि कहलाता है। बाबू देखो औसत जीवन अवधि क्या है, यानी एवरेज लाइफ स्पेन। यानी हम आपको बताए ना बाबू कि किसी भी प्रजाति के जनसंख्या द्वारा जीवित आयु औसत जीवन अवधि कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, औसत जीवन अवधि कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि आप लोगों के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए क्या है, यानी जीव हुआ, ये इसका जीवन अवधि हुआ, क्या हुआ सब देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव जो होता है कुछ मिनट कुछ घंटे जी पाते हैं। कुछ मे फ्लाई है, देखिए ध्यान से, मे फ्लाई है ये एक दिन जी पाते हैं। देखिए शिकरा जो है ये भी आपको एक दिन जी पाते हैं। देखिए कुछ खरपतवार, खरपतवार आप लोग जंगल में जाते होंगे तो खरपतवार देखते होंगे, उसका भी जीवन अवधि है, देख लीजिए 3 सप्ताह। कितना बाबू, 3 सप्ताह। तितली देखिए, तितली का भी कितना है, 1 से 2 सप्ताह। इस तरह से गेहूं जौ का देखिए 4 से 5 6 वर्ष, हम बताए ना 5 से 6 वर्ष या 4 से 5 वर्ष होगा। देखिए घरेलू मक्खी देखिए 6 माह है, ये भी माह है, इसमें भी माह है, मतलब महीना। मूली, चुकुंदर, ये सब के देखिए 1.5 से 2 वर्ष तक होता है। और चूहा के देखिए, चूहा के 3 वर्ष तक होता है इसका। मेढक के देखिए कितना होता है, 9 वर्ष तक होता है। हंस के देखिए इसी तरह से आपका सबका जीवन अवधि बताया गया है इसमें। आप इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, नोट कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। यानी गाय का देखिए 26 वर्ष 25 वर्ष हम बताया, बंदर के भी 26 वर्ष 25 वर्ष, ये सब जो है कावा हुआ सबका है 15 वर्ष कावा। ये सब आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। यहाँ से हो सकता है एक आध नंबर के ऑब्जेक्टिव आ सकती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा जीवन अवधि। अब देखिए बाबू जनन किसे कहते हैं, जनन, जनन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए बाबू क्या है जनन, क्या है ध्यान से देखेंगे। जनन क्या बाबू, जनन ध्यान से देखेंगे, जनन, ये सबसे पहले हम जनन के बारे में जानेंगे। यानी जनन क्या है, देखिए जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं बाबू, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन के द्वारा ही पृथ्वी पर क्या है, जीवन, किसी भी जीवन का अस्तित्व संभव है। अब बताइए बाबू
जनन किसे कहते हैं? यानी अपने जैसा हूबहू संतान को पैदा करना, जन्म देना, ये सब आपका क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ये देखिए एक सोचने वाली बात है, अगर जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगा, जनन नहीं करेगा, तो क्या जो धरती है उस पर जनसंख्या अगर जनन नहीं करेगा तो उसका जो है, उसका जाति का जो है अस्तित्व रह पाएगा? नहीं ना, तो दुनिया से चला जाएगा, मर जाएगा, अस्तित्व नहीं रह पाएगा बाबू। इसलिए अपना जनसंख्या के या अपना जाति को या अपना प्रजाति या जाति को अपना क्या कर सकते हैं, उसको हम रख सकते हैं अपना जाति बढ़ाने के लिए। यही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के बारे में समझते। देखिए बाबू ध्यान से देखेंगे, जनन, जनन, देखिए जनन, जनन आपको बताए ना बाबू कि किसे कहते हैं? हम बताए ना कि हूबहू अपने जैसा संतान को पैदा करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन के कितने प्रकार है बाबू पता है आपको? 2 प्रकार है। जनन के कितने प्रकार है बाबू? 2 प्रकार है। एक ठो है, ध्यान से देखेंगे, अलैंगिक, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, एक ठो है लैंगिक जनन। देखिए बाबू, एक ठो है अलैंगिक जनन और एक ठो है लैंगिक जनन। अब ये दोनों जो है, ये बाबू जनन के कितने प्रकार है? 2 प्रकार, याद रखेंगे। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये पूछा जाता है। तो देखिए एक ठो क्या है? लैंगिक जनन, एक ठो है अलैंगिक, सॉरी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब देखेंगे कि अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन के भी प्रकार होते हैं बाबू। क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। देखिए प्रकार इसका भी होते हैं, विखंडन कहिए या खंडन कहिए, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, पुनरुद भवन, कायिक जनन। देखिए बाबू, इसका जो है अलैंगिक जनन का प्रकार है। क्या बाबू? अलैंगिक जनन का प्रकार है। ये निम्नलिखित प्रकार है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले कि जनन आपको समझ गया कि जैसे हूबहू अपने जैसा संतान उत्पन्न करना या जन्म देना यानी पैदा करना, वही क्या कहलाता है बाबू? जनन कहलाता है। जनन के 2 प्रकार है, एक ठो हम आपको बताए अलैंगिक जनन, एक ठो बताए लैंगिक जनन। बाबू अब कहिएगा सर अलैंगिक जनन किसे है? जरा हमें भी बता दीजिए, हमें पता होना चाहिए। देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन जिसमें एक व्यक्ति भाग लेता है, विशिष्ट एक व्यक्ति भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? अलैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें इसमें देखेंगे, इसमें 2 व्यक्ति भिन्न यानी विपरीत भाग लेता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, सॉरी लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। इसमें 2 भाग, देखिए इसमें क्या होगा कि 2 व्यक्ति भाग ले, उसमें भी क्या? विपरीत, विपरीत व्यक्ति होना चाहिए बाबू। इसमें क्या है कि 2 व्यक्ति भाग ले विपरीत, वही क्या है? नर और मादा। जैसे अपने ही पता है बाबू, नर और मादा, मादा याद रखिएगा। नर और मादा जो है इसमें विशिष्ट भाग लेता है, वही क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। ये जो है अलैंगिक जनन किसे कहेंगे बाबू? ध्यान से, विशिष्ट, सिर्फ इसमें सिर्फ, चलिए देखेंगे, इसमें कीड़ा भी परेशान कर रहा है। सिर्फ, सिर्फ जो है इसमें एक व्यक्ति भाग ले, इसमें सिर्फ बाबू एक व्यक्ति भाग ले, उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। यानी जीव कहिए, व्यक्ति क्या जीव भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे? जीव। क्या कहेंगे? जीव। यानी याद रखेंगे, एक जीव जो है भाग ले, उसे हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। यानी अलैंगिक जनन। यानी खंडन, देखिए खंडन यानी खंडन, खंडन का अर्थ होता है, विखंडन का अर्थ होता है बाबू खंड में टूटना। इसका अर्थ याद रखिएगा बाबू, इसका जो है अर्थ होता है, अर्थ खंड में बाबू क्या है? टूटना। क्या होता है? इसका विखंडन का अर्थ होता है खंड में टूटना। क्या होता है? खंड में टूटना। यानी विखंडन का मतलब है खंड खंड में टूट जाना ही क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। यानी विखंडन, विखंडन भी बाबू कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। विखंडन भी एक तो होता है द्विखंडन, द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। अब यहाँ पर एक बाबू ध्यान से देखेंगे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट पिछले ईयर जो है पूछ चुका था। इसमें देखेंगे, खंडन में भी देखेंगे, खंडन भी आपका जो है क्वेश्चन पूछ चुका है कि द्विखंडन और बहुखंडन किसे कहते हैं, या दोनों में अंतर स्पष्ट जो है परीक्षा में पूछ चुका था। तो देखिए बाबू, ये दोनों क्या होता है, यानी खंडन तो आपको पता चल गया, द्विखंडन क्या होता है देखिए, जिसमें जो है केवल दो गो खंड हो। क्या खंड हो बाबू, वैसा जो है जीव जिसमें दो गो खंड हो उसे हम द्विखंडन कहेंगे। बहुखंडन किसे कहे, इसमें जिसमें दो से अधिक खंड हो, जिसमें बाबू कितना, दो से अधिक खंड हो। इसमें दो खंड होना चाहिए बाबू, कितना होना चाहिए, दो खंड, दो खंड, खंड। इसमें बाबू दो से अधिक, दो से अधिक खंड होना चाहिए बाबू। इसमें दो खंड होना चाहिए, ध्यान से देख लीजिए बाबू, इसमें दो से अधिक खंड होना चाहिए। तो ये दो खंड हो तो द्विखंडन कहलाएगा, और दो से अधिक यानी बहुखंडन कहलाएगा। इस चीज को याद रखेंगे। देखिए मुकुलन क्या होता है बाबू, मुकुलन, मुकुलन क्या होता है कि कोई भी जीव हो या पेड़ पौधा हो, देखते हैं उस पर एक छोटा सा कलिका निकलती है। क्या निकलती है, कलिका, या उसको उभार कहिए, कोई दिक्कत नहीं, उभार निकलती है। वो उभार होकर के एक संतति को निर्माण कर देती है, उसे हम मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम मुकुलन कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी जो बॉडी होता है, बॉडी पर बंडिंग हो, बंडिंग मतलब वही मुकुलन इंग्लिश में बोलते हैं, मुकुलन यानी छोटा सा कलिका निकल गया, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, मुकुलन कहते हैं। याद रखिएगा, ये मुकुलन कहलाता है। बीजाणु जनन किसे कहते हैं, जो बीज का उत्पन्न करता हो, यानी बीज का जन्म देता हो, जनन होता है, उसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए पुनरुद्भवन क्या किसे कहते हैं, जो पुनः उसको खंड खंड में काट दे और वह पुनः जो है अपना क्या है, जनन कर ले, यानी वो अपनी संतति को बना ले, उसे हम क्या कहेंगे, पुनरुद्भवन कहेंगे। कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन का मतलब देखिए, पौधा में कायिक जनन, यानी पौधा में अलैंगिक जनन को ही कायिक जनन कहा जाता है। पौधा में जो है, पेड़ पौधा यानी पादपों में, याद रखिएगा, पादपों में अलैंगिक जनन को ही क्या कहा जाता है, कायिक जनन कहा जाता है बाबू। इस चीज को याद रखेंगे। आपको लैंगिक जनन में आपको पता होना चाहिए कि लैंगिक जनन में क्या क्या होता है। देखिए बाबू ध्यान से, लैंगिक जनन में क्या क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है बाबू, ध्यान से देखेंगे। लैंगिक जनन में एक नर होता है, एक मादा होता है, एक नर होता है, एक मादा होता है। ये दोनों में बाबू एक बात याद रखिएगा, एक चीज कि इसमें ना नर में जो है 46 गो गुणसूत्र की संख्या होता है, मादा में भी 46 गो गुणसूत्र की संख्या होता है। इस चीज को याद रखिएगा। यहां से क्या होता है कि युग्मक बनता है, युग्मक, याद रखिएगा। यहाँ ये भी जो है क्या बनाएगी, युग्मक, युग्मक, याद रखिएगा। ये दोनों युग्मक से जो है ये क्या बना लेगी, युग्मनज, युग्मनज बनाएगी। क्या बनाएगी, युग्मनज। युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद जो है संतति का निर्माण होगा, तति, संतति का निर्माण कहिए चाहे बच्चा कहिए, ये संतति। यहाँ पर क्या होता है बाबू, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है बाबू। नर और पुरुष में जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23, यहाँ पर बाबू कितना हो जाएगा, 23। ये भी आपका क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बाबू, अर्धसूत्री विभाजन। याद रखिएगा, ये लैंगिक जनन में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन, कोई कोई समसूत्री विभाजन होता है, ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। और याद रखिएगा अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है बाबू, यहाँ तो ये तो हद कर दिया, ये तो जो है ये इसका ये पूछा जाता है, इसमें पूछता है युग्मकों की। देखिए युग्मक बोलेगा तो 23, युग्मनज बोलेगा, देखिए बाबू युग्मनज, जिसको इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, जाइगोट, जाइगोट की बात करेगा तो 46। अब देखिए क्या होता है, एगो क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, नर और मादा, जो नर और मादा जब दोनों संलयन करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, निषेचन कहलाते हैं। निषेचन भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब दोनों के बीच जो संबंध बनेगा तो निषेचन कहलाएगा। अब बबुआ जब निषेचन कहलाएगा तो क्या होगा, युग्मज दोनों का, इसका 23 गो 23 गो इसका युग्मज, युग्मक, युग्मक क्या करेगा, दोनों में मिलेगा, और जब दोनों संलयन करेगा तो बन जाएगा कौन चीज, युग्मनज। क्या बनेगा बबुआ,
युग्मनज। और जब युग्मनज बन जाएगा तो कुछ दिन के बाद भ्रूण बनेगा। भ्रूण में से जो है जो जो कहावत है ना, पेट में कहते हैं, जो महिला लोग गांव जवार में देखते हैं, महिला लोग कहता है कि देखिए ना पेट में बच्चा है। अरे बाबू, बच्चा नहीं कहा जाता है, पेट में नहीं कह सकते, क्योंकि वह एक बच्चेदानी होता है अलग। अगर मान लो कि अगर पेट में बच्चा रहेगा तो सुबह तो अचा पचा के कहानी खत्म कर देगा, इसलिए बाबू पेट में नहीं रहता। बच्चेदानी एक अलग सा होता है, उसमें बच्चा का भ्रूण से बच्चा बनता है। वह 9 महीना तक उसमें वह गर्भ में पालती है महिला। जब 9 महीना तक गर्भ में पालती है महिला, जब पाल लेती है 9 महीना, तो उसका एक प्रसव का प्रस्ताव आता है, यानी जन्म लेने का काम होता है। जो जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रसव। जब जन्म ले लेगा तब जो है झुनझुन्ना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? झुनझुन्ना। तो लो गोदिया में झुनझुन्ना के खेलबैत रहो, 9 महीना के बाद होगा पोस पाल के बड़का को करो। अब झुनझुन्ना के झुलबैत रहो खूब पलना में। अब वह झुनझुनमा कहीं अच्छा निकल गया तो तोर जीवन ठीक है, और नहीं तो सियान होने पर देखते हैं माँ बाप के जो है लड़का सब घर से निकाल देता है। बाबू ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि 9 महीना माँ जो है दर्द से सह करके तुमको पाल पोस करके इतना बड़ा करता है। और जब वही माँ के तुम जब दर्द पहुंचाते हो तो उसको कितना लगता होगा, जब एक दिन तुमको खाने का लूर नहीं था, चलने का लूर नहीं था, तब तुम्हारी माँ जो है तुम्हें पाला था। बाबू कभी भी जिंदगी में सब चीज करना, कभी माता के दिल कभी नहीं दुखाना यार। यार जो माता के दिल दुखाता है ना, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाता यार, नर्क में ही जाता है। इसलिए बाबू कहते हैं माता पिता को सम्मान करो, और दुनिया में माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है। माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है, इस चीज को हम बोल देते हैं। दुनिया बगल वाला ना तुमको हमेशा गिराना चाहेगा, एक माता पिता जो है हमेशा सोचता है कि हमारा जो है जन्म, यानी हमारा जो पुत्र है हमसे भी ऊपर देखे। देखिएगा कभी कभी पिता जो है ना, पिता जो है अपने पुत्र को क्या करता है? कंधा पर रखता है। क्यों? ताकि हम जितना दूर देखते हैं ना, उससे ज्यादा मेरा बेटा देख पाए। इसलिए पिता जो है हमेशा बेटे को कंधा पर बैठाता है। इसलिए बेटा हम आपको कह रहे हैं कि माता पिता को कभी दिल मत दुखाइएगा जिससे माता पिता को तकलीफ पहुंचे। इस चीज को याद रखिएगा बाबू। चलिए देखिए, तो ये आपको भी बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाबू इस चीज के ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन बाबू, इस चीज को याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए क्या है से लैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच अंतर को सत्यापित करे या अंतर स्पष्ट करे बाबू। तो एक तरफ ध्यान से देखेंगे, ये क्या है बाबू? ध्यान से देखेंगे, अलैंगिक जनन और यहाँ पर है लैंगिक जनन। इस चीज को याद रखिएगा। हम आपको बताए ना बाबू, इसमें सिर्फ एक जीव भाग लेता है बाबू, व्यक्ति या जीव कुछ भी कह सकते हैं। इसमें क्या है बाबू? एक जीव भाग लेता है। दूसरा इसमें देखेंगे कि इसमें 2 भिन्न जीव भाग लेते हैं। देखिए उसमें एक जीव भाग लेते हैं, इसमें भिन्न जीव भाग लेते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, इसमें एक ही को जीव भाग लेगा और इसमें जो बाबू दो कितना भिन्न 2 जीव भाग लेंगे। इसके बाद देखिए यह जो है एक कोशिकीय जीव में पाए जाते हैं, यह जो है यह बहुकोशिकीय जीव में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये बहुकोशिकीय जीव में पाए जाते हैं। इसमें देखिए युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। देखिए स्त्री और पुरुष में दोनों में युग्मक का निर्माण होता है, इसमें तो युग्मक का निर्माण नहीं होगा। इसमें बाबू युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें बाबू युग्मक का निर्माण होता है। देखिए इसे क्या कहता है? इसमें समान संतति उत्पन्न होते हैं, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होती है, जिसे हम कोलोन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? समान उत्पत्ति होगा तो इसे कोलोन। कोलोन भी क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में, ये तो पूछा ही गया है, कोलोन भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। चलिए इसमें देखिए, इसमें असमान संतति उत्पन्न होते हैं, इसमें समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन भी पाए जाते हैं। इसमें दोनों सूत्री विभाजन पाए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी अगर अंतर पूछ दे तो अंतर, ये बात याद रखिएगा। इसमें जो है एक और अंतर देखिए, इसमें जो है अंडाणु और शुक्राणु भाग लेते हैं, इसमें अंडाणु और शुक्राणु भाग नहीं लेते हैं बाबू। इस चीज को याद रखिएगा, ये आपका जो है पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के सामने? देखिए बाबू ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है शायद, और ये पूछने का संभावना भी है अगर इस चैप्टर में पूछा जाए तो। वैसे इस चैप्टर में उतना ज्यादा कोई खास नहीं है, पूछा नहीं जाता, पर देखिए क्या है से, आप ध्यान से सुनेंगे। क्या है मुकुलन? क्या है? क्या बाबू मुकुलन क्या है? उदाहरण सहित वर्णन करना है बाबू, उदाहरण सहित वर्णन करना है। यानी देखिए उदाहरण सहित वर्णन करना है, इस चीज को देखेंगे तो इस विधि में जीव शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है बाबू। हम बताएं ना, एक छोटा सा उभार निकलता है। उभार मतलब समझ रहे हैं, एक छोटा सा कलिका ऊपर से जो है निकलेगा। क्या है? एक छोटा सा निकलेगा ना, देख रहे हैं ये उभार। देखिए एक छोटा सा उभार निकला है बाबू, देख लीजिए फिगरमा में देखना। यह और थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा जो है एक थोड़ा सा ऊपर आया, देखो बाबू यही है मुकुलन। ये जो है बाबू देखो छोटा से कितना बड़ा बन गया, देखो बाबू ये छोटा से बड़ा बन गया। ये बड़ा बनने का कार्य जो हुआ ना, ध्यान से देखिए ये बड़ा बन गया, यही तो आपका जो है ये अपजनन करके अलग पौधा बना लेगा। इसी को हम क्या कहेंगे बाबू? मुकुलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? मुकुलन।
मुकुलन। क्या बोलेंगे बाबू? मुकुलन। याद रखिएगा, यही जो अलग हो जाता है ईस्ट या हाइड्रा में, इसको मुकुलन होता है। जैसे कि देखिए ना, हम बता दिए ना, इस विधि में जीव शरीर के एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे कलिका कहते हैं, जिसे कलिका कहते हैं। कलिका विकसित हो करके उसे हम क्या कहते हैं? विकसित होकर के एक अलग संतति का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। जैसे ईस्ट और हाइड्रा में होता है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक से लिख दिया है, ईस्ट और हाइड्रा में होता है, ये आप देख लीजिए। यही में जो है एक अलग सा जो पौधा टूट करके अलग हो जाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा बाबू? मुकुलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? मुकुलन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? देखिए बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम आपको बताया ना क्लोन, यही देखिए, यही तो बात है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, आपको हम बोले ना, आप क्वेश्चन बैंक पलट कर देखिए ना बाबू, तब पता चल जाए कि क्या है। अब देखिए क्या है, एक ही जाति के सभी सदस्य जो आकार की मतलब समझ रहे बाबू? आकार की मतलब आकार, याद रखिए, आकार एवं आनुवंशिक में समान होते हैं। आकार और आनुवंशिक में समान होते हैं, उन्हें क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्लोन कहते हैं। क्लोन यानी एक दूसरे के कार्बन कॉपी होते हैं। क्या होता है बाबू? कार्बन कॉपी होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन कॉपी होते हैं, वही कार्बन कॉपी कहलाते हैं। एक दूसरे के सेम यार बाबू, कार्बन कॉपी हूबहू सेम होता है, यही तो क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते। क्या बाबू कहलाते हैं? क्लोन कहलाते। चलिए अब देखिए, क्लोन में आपको पता है ना, द्विखंडन और बहुखंडन आपको समझाए थे। देखिए द्विखंडन और बहुखंडन का उदाहरण के साथ बताना है। द्विखंडन किसे कहते हैं, बहुखंडन किसे कहते हैं, वो दोनों के उदाहरण के साथ बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए द्विखंडन किसे कहते हैं? देखिए जब जीव केवल दो खंडों में विभाजित होता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। हम आपको बाबू बताए थे ना, कोई भी जीव जो है दो खंडों में बट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? द्विखंडन कहते हैं। और ध्यान से सुनेंगे, जैसे कि आपको बताया गया उदाहरण में, अमीबा, पैरामीशियम, इगुलिना, प्रोटोजोआ, देखिए ये सब अब क्या है बाबू? द्विखंडन है। बहुखंडन किसे कहते हैं? देखिए बाबू, बहुखंडन किसे कहते हैं? जब देखिए जब कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बहुखंडन। उदाहरण में देखिए, प्लाज्मोडियम, क्या है बाबू? प्लाज्मोडियम, अमीबा, मोनोसिस्टस, देखिए बाबू ये सब जो है आपका बहुखंडन की है परिभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, किसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए यही बाबू, यही आपको ध्यान से बताते। ये देखिए बाबू, ये आप देख रहे हैं ना, ये इसका नाम है अमीबा। क्या बाबू? अमीबा। क्या है बाबू? इसका नाम अमीबा है। क्या है? अमीबा। अमीबा देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है अमीबा, 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 इसका नाम है बाबू अमीबा। याद रखिएगा, यही अमीबा है। आपको अमीबा हम आपको यही इसीलिए बताया, जैसे कि अमीबा, ये देखिए ना, ये भी अमीबा। देखिए आपको दो खंडों में टूट जाता है। देखिए ये अमीबा का चित्र एक खंड है, ये बीच में जो ललका देख रहे हैं ना बाबू, ये केंद्रक है बाबू। क्या है बाबू? केंद्रक है। यही केंद्रक देखिए, केंद्रक देखिए, इसमें क्या हुआ बाबू? लंबा हो गया। अब देख रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिए, ये लंबा हुआ, फिर देखिए केंद्रक दू को बन गया, ये टूटने का बॉन्ड बन रहा है। देखिए बाबुआ, अब जो है यही देखिए टूटने का बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो टूट गया, दू गो केंद्रक बन गया, क्या गो बना? दू गो। अब यहाँ से पतरा हुआ, अब यहाँ से भी दू खंड में टूट जाता है। देख बाबुआ, ये दू खंड में टूटलो, जैसी टूटलो, ये आपका क्या कहलाया? द्विखंडन। देखिए संतति कोशिका बन गया बबुआ, दू खंड में टूट गया, समझ रहे हैं? तो दूगो संतति हो गया, इसी को हम कहते हैं कुंची? द्विखंडन। यह दूगो से चार गो, चार गो से छह गो हो गलो, तो हो जाते कुंची? बहुखंडन। याद रखिए। चल देख भाई, तो ये है, यही इगुलिना, यह है बाबू। देख ये इगुलिना भी था उसमें, देखिए इगुलिना यही है। देखिए लंगड़ी लेखा नजर आवे छो, देख 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 बबुआ, देख यही आपका क्या है? इगुलिना है। इस चीज को याद रखिएगा। ये देख रहे हैं बाबू, ये जो है पैरामीशियम है। क्या बाबू? ये जो है पैरामीशियम। ये सब जो है आपको बताया जाएगा फिर आगे। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए आपको बताए थे ना, ये देखिए कॉर्निया, यही है कॉर्निडिया, जो किसका है? ये किसका उदाहरण है? पता है ना बाबू? बहुखंडन के। किसका उदाहरण है? बहुखंडन के। याद रखिएगा बाबू, ये बहुखंडन का उदाहरण है। ये जो है आप ध्यान से सुनेंगे, ये जो है बहुखंडन क्या है? स्पंजी और ये चीज है, यही आपका देखिए, ये सब ये अब कलिका ये निकल रही छोटी सा, यही कलिका उभार बन के टूट जाती है। इस चीज को याद रखिए। ये आप नजर आ रहा है, ये क्या है बाबू? पैरामीशियम। इसका आकार जो होता है एक चप्पल के आकार की तरह होता है। किसके आकार की तरह होता है? एक चप्पल के आकार की तरह होता है पैरामीशियम। याद रखिएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब बताए ना बाबू, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर स्पष्ट, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, देख लीजिएगा।
क्वेश्चन बैंक होगा ना बाबू, उसको पलट के देख लीजिएगा, कितना इजी तरीका से बताते। देखिए बाबू, एकदम देहातिया भाषा में, क्योंकि हम देहाती बाबू है बाबू, ध्यान से देखिएगा। देखिए, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर स्पष्ट करने। देखिए इधर द्विखंडन है, देखिए इसमें दो संतान की उत्पत्ति होती है। क्या है? संतान की उत्पत्ति होती है, दो संतान की उत्पत्ति है। इसमें कई संतानों की उत्पत्ति होती है। देखिए उसमें दो संतानों की उत्पत्ति है, इसमें कई, बहुत ज्यादा इसमें संतानों की उत्पत्ति हुई है। बहु से मतलब बहुत, द्विखंडन का मतलब दूगो, याद रखिए। इसमें देखिए, इसमें केंद्रक निकाय का एक ही बार विभाजन होता है, और इसमें केंद्रक निकाय का बराबर विभाजन होते रहता है बाबू, बराबर होते रहता है। इसमें कोई भी अवशोषी भाग नहीं बचता है, इसमें अवशोषी भाग जो है, शेष जो बच जाता है। इसमें देखेंगे यह अनुकूलित परिस्थिति में होता है, ये जो है यह अनुकूलित परिस्थिति यानी विपरीत, दोनों परिस्थिति में होते हैं। इसमें देखेंगे कि इसमें जीवों में अमरत्व आता है, इसमें अमरत्व का अभाव होता है। जैसे कि देखिए इसमें पैरामीशियम, इसमें देखेंगे प्लाज्मोडियम, इसमें प्लाज्मोडियम 6 नंबर में, इसमें देखेंगे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब इसमें होता है। कौन सी में? द्विखंडन में। इसमें जो है प्लाज्मोडियम, इसका जो अनंत, अभी हम आपको उधर बताए थे ना फिकर बाबू, नेक्स्ट में देखना है तो देख लीजिए ना बाबू, ध्यान से देख लीजिए। ये आप देखेंगे, यही आपका ये कोर्निया होगा, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आपका अमीबा हो गया, यही तो है बाबू, इसमें कहाँ कोई बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपका देखिए कायिक प्रबंधन, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे। कायिक प्रबंधन तथा इसके प्रकारों को लिखे। कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं, ये भी आपका इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर तो एक नजर देख ही लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कायिक प्रबंधन तो देखिए, पुराने पौधे के जड़, तना तथा पत्तियों से नए पौधे का निर्माण होना कायिक प्रबंधन कहलाता है। देखिए बाबू, पुराने पौधे तो जड़, तना तथा पत्तियों का जो है, पत्तियों से जो है नए ताने का यानी नए पौधे का निर्माण होना कायिक प्रबंधन कहलाता है। याद रखिएगा बाबू, पुराने पौधे के जड़, ताना और पत्तियां से क्या है, नए पौधे का निर्माण कर देता है, उसे हम कायिक प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कायिक प्रबंधन कहते हैं। यह कायिक प्रबंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, कायिक प्रबंधन कितने प्रकार के बाबू? तो कहिए 2 प्रकार, याद रखिए बबुआ, 2 प्रकार। कौन कौन प्रकार है तो ध्यान से सुनेंगे। प्राकृतिक कायिक प्रबंधन और द्वितीय में कृत्रिम कायिक प्रबंधन। याद रखना, यानी प्राकृतिक और कृत्रिम, याद रखना बबुआ, प्राकृतिक और कृत्रिम, याद रखिए, ये दोनों कायिक जनन होता है। देखिए प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं? तो इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग पूर्वज पौधा से अलग होकर नया पौधा का निर्माण कराता है। बाबू क्या कराता है? अलग पौधा का निर्माण कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक प्रबंधन। जैसे कि देखिए कंद, प्रकंद, घनकंद, शकलकंद इत्यादि, ये सब आपका एग्जाम्पल रहा बाबू, उसको भी हम दिखा देंगे। देखिए अब क्या कहा गया है, ध्यान से देखेंगे। अब कृत्रिम कायिक प्रबंधन, यह क्रिया मनुष्य के द्वारा की जाती है। इसमें पौधे के कायिक भाग के पूर्वजों पौधा से अलग करके स्वतंत्र रूप से उगाया जाता है तथा इसके नया पौधा प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम। यानी मानव जो है ना क्या करेगा, देखते कमल के फूल हो गया, क्या कहते हैं, नींबू का पौधा आ गया, उसमें मानव जो अपना प्राकृतिक रूप से क्या करता है, उसको अति करता है ना, गौवा में क्या कहते हैं उसको, अति लगा देता है, उसको थल्ला मारता है, चाहे उसमें क्या है, कलम लगाता है बाबू, क्या लगाता है? कलम लगा देता है, और उसको रोप कर हटा करके कहीं पर रोप देता है। वो मानव द्वारा बनाया जाता है, मानव उसको करता है, उसी को तो हम क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक मतलब भगवान के दिया हुआ, याद रखना बाबू। इसमें जैसे देखिए कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण, यही सब तो है बाबू कौन सी? कृत्रिम कायिक प्रबंधन। आप प्राकृतिक प्रबंधन तो जानिए रहे, जो अपने आप जो उपरूपी जो है जन्मता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, मंद चक्र तथा ऋतु चक्र के बारे में अंतर स्पष्ट है। बाबू ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, परीक्षा में पूछा जाता है। आप लोग को हम कहते हैं ना बाबू, एक नजर देख लीजिएगा ना, आपको समझ में आ जाए, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए बाबू ध्यान से, क्या है से, सबसे पहले देखिए मंद चक्र क्या होता है? नॉन प्राइमेट जीव में पाए जाने वाले चक्र को मंद चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। मंद चक्र यानी आवर्त चक्र कहते हैं। जैसे कि देखिए गाय, भेड़, हिरण, चूहा, कुत्ता, ये सब जो है बाबू नॉन प्राइमेट है। इसमें जो है सीधा अगर मायने में कहा जाए तो इसमें जो है मेंसुरेशन साइकिल नहीं होता है।
इसमें जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा। इसी को क्या कहा जाता है, नॉन प्राइमेट जीव में जो है पाए जाने वाले चक्र क्या है, मंद चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। जैसे में गाय, भेड़, हिरण, चूहा, कुत्ता, ये सब नॉन प्राइमेट है, याद रखिएगा, मंद चक्र है। अब देखिए ऋतु चक्र किसे कहते हैं या ऋतु स्राव चक्र किसे कहा जाता है बाबू, तो देखिए प्राइमेट जीव में पाए जाने वाले चक्र को ऋतु चक्र या ऋतु स्राव चक्र कहते हैं। याद रखिए बाबू, प्राइमेट जीव में पाए जाने वाले चक्र को ऋतु स्राव चक्र कहते हैं। जैसे में मनुष्य बाबू, मनुष्य जानते हैं ना, इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्रिया होता है। चलिए यहाँ देखिए, बंदर, गोरिहल्ला, लंगूर, ये सब बाबू, ये सब जो है क्या है, प्राइमेट जीव है, प्राइमेट जीव है। इस सब में जो है जन्म देने का क्षमता है। देखिए ये सब, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, आप देखिए निषेचन किसे कहते हैं, क्या बाबू निषेचन, क्या बाबू निषेचन, ध्यान से देखेंगे, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन याद रखेंगे बाबू, निषेचन नर द्वारा उत्पन्न नर युग्मक तथा मादा द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक जब आपस से संलयन करके युग्मनज का निर्माण कर देता है तो उसे निषेचन कहते हैं। देखिए नर द्वारा युग्मक होता है, मादा द्वारा युग्मक होता है। हम आपको बाबू बताए थे ना, ध्यान से देखेंगे कि ई नर है, क्या बाबू नर, ये क्या है मादा, क्या बाबू मादा, इसमें से युग्मक निकलता है, क्या है युग्मक, युग्मक निकला जो 23 गो संख्या होता है, इसमें भी युग्मक है, युग्मक युग्मक, इसमें भी क्या है बाबू 23 गो है। ये दोनों का जो मिलेगा तो कुंची बनाएगा, युग्म युग्म न युग्मनज बनाएगा, जिसको इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। यही निर्माण करेगा कुंची करके, संलयन करके बाबू, कुंची संलयन करके करेगा, तभी जाकर के क्या कहलाएगा बाबू, निषेचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निषेचन। आज जब निषेचन हो जाइए तो बबुआ झुनझुन्ना निकालिए 9 महीना बाद, याद रखिए सन। तो यही जो है निषेचन कहलाता है। क्या होता है बाबू, निषेचन कहलाता है। इस चीज को याद रखेंगे। देखिए बाबू, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनने का प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। सिंपल भाषा में बाबू, देहतिया भाषा में। चलिए अब देखिए निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबू देखिए निषेचन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एगो आंतरिक निषेचन, एगो बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब क्या, यानी शरीर के अंदर निषेचित होता है, उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन जो शरीर से बाहर जो है, मतलब शुक्राणु छोड़ता है या पानी में, जैसे मछली उछली हो गया, ये सब जो, उसे हम बाह्य निषेचन कहेंगे। देखिए आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यही देखिए, वैसा निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर शुक्राणु छोड़ दे, कौन चीज छोड़ दे, शुक्राणु। पुरुष जो है शुक्राणु छोड़ेगा, और ससुरा जो है पुरुष जो शुक्राणु छोड़ता है, याद रखिएगा, शुक्राणु छोड़ दे उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य, बिल्ली, सरीसृप, स्तनधारियों में ये सब होता है। चाहे आप कहिए ना प्राणी के शरीर के अंदर निषेचन होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। प्राणी के शरीर के अंदर निषेचन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं, याद रखिएगा। या पुनर जो है ना, महिला यानी मादा के अंदर शुक्राणु छोड़ देता है, उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। बाबू एकदम सिंपल भाषा में दे है, देखो ना, जय आपको पता है। अब बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, देखिए बाह्य निषेचन वैसा निषेचन जो जीव शरीर के बाहर जल में संपन्न करे, या बाहर निषेचन करते, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। या आप देखिए ना, या करके एक और है, या करके बाबू, या करके एक और है, निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। एक और दे दिए डिफिनेशन, प्राणी के शरीर से बाहर निषेचन होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि बाबू देख, शैवाल, मछली, उभयचर जीव, ये सब जो है बाबू बाह्य निषेचन है। यानी ध्यान से सुनो, शरीर के बाहर हुआ बाह्य निषेचन, शरीर के अंदर हुआ आंतरिक निषेचन। निषेचन 2 प्रकार के, याद रखिए बबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के आतंक। ध्यान से देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल के आतंक। ध्यान से देखेंगे, बंगाल के आतंक पर एक टिप्पणी लिखे। ये बाबू यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल के आतंक किसे कहते हैं, तो बाबू जलकुंभी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए बंगाल का आतंक क्या होता है, देखिए सबसे पहले बंगाल में एक पौधा है जलकुंभी, जलकुंभी जो होता है ना बाबू, जलकुंभी जो होता है, ये क्या करता है कि उसमें ना बंगाल में पूरा पानी के ऊपर एक पौधा होता है जलकुंभी। वो पौधा जो होता है ना बाबू, क्या करता है कि देखो पौधा जो है पानी के ऊपर पूरा
पूरा छा जाता है, पूरा मतलब उसमें छा जाएगा। और छाने के बाद जो है कौन चीज O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। बाबू देख ऑक्सीजन को अपने ओर कम कर देता है, खींच लेता है। पौधा जो है ऑक्सीजन को, जलकुंभी जो है पौधा को पूरा खींच लेता है, और उसके अंदर जितना जीव, जलीय जीव जो होता है ना बाबू, वह मरने लगता है, क्योंकि उसको तो नहीं मिलता है। पेड़ पौधा पादप जो जमीन के तौर में, पानी के तौर में होता है, जितना जीव होता है सब मर जाता है। क्या होता है बाबू? सब मर जाता है, सब मर जाता है। वही तो यही जो है बंगाल के बहुत जो है आतंकी है, इसको बिस्ना जो है यह क्या करता है कि बाबू ये बंगाल के आतंक है। जलकुंभी जो बंगाल के आतंक है, ये जल में होता है और वहां पर जो है पूरा ऑक्सीजन को खींच लेता है। वहां के जीव जंतु जितना है पानी के नीचे, वह जो है क्या है कि मतलब पूरे के पूरे जो है जीव मर जाता है। वहां बंगाल में तो ये तबाही मचा के रख दिया, पूरा तबाही, आतंकी जो है पूरा बंगाल के खाड़ी में जो है पूरा के पूरा जीव जंतु के मार रहा है। तो वो आतंक हुआ ना। देखो बबुआ, गौवा में कोई लड़कवा है, कोई लड़कवा है, कोई के ठाए ठाए गोली ठोक रहा है, बार बार मारा, तो क्या आतंकी कहलाएगा? तो इहो ससुरा जो है ना बंगाल में जलकुंभी का कहले पता है, पूरा जलीय जीव के मार रहा है। तो आतंकी नहीं हुआ? बंगाल के आतंक नहीं कहेंगे? कहेंगे। बबुआ ध्यान रखना, ये बंगाल के आतंक है, आतंकी है, आतंक घोषित किया गया है। ससुरा जो है ना बंगाल के आतंक ये है, कुंची है कि ये बंगाल के आतंक इसलिए है कि पूरे के पूरे जो है क्या करता है, पानी में सब जीव के मार देता है। वही बात है। चलिए आप लोग देखेंगे ध्यान से कि आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है, और आज जो है यहीं पर समाप्त होता है। चलिए बंद करेंगे। चलिए समाप्त है आज का क्लास। थोड़ा सा पहले